वेलकम टू ITI सॉल्यूशन। मैं दीपक शर्मा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गति से संबंधित आने वाले प्रश्न और इसे हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियां वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे कि विस्थापन, वेग, आवेग, त्वरण, बल तथा भार इत्यादि होती हैं। अदिश राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा इत्यादि होती हैं। गति की दो अवस्थाएं होती हैं, गतिमान अवस्था और दूसरे होता है हमारा विराम अवस्था। तो विराम अवस्था यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह स्थितिज अवस्था या विराम अवस्था कहलाता है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो हमारी विराम अवस्था कहलाएगी, जैसे कि मेज पर रखी हुई किताब, टंकी में भरा हुआ पानी। गतिज अवस्था यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम गतिज अवस्था कहते हैं, जैसे सड़क पर चलती हुई कार, आकाश में उड़ता हुआ पंछी आदि। गति के प्रकार हैं जैसे रेखीय गति। रेखीय गति का अर्थ होता है यदि कोई गतिमान वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं, जैसे कि पेड़ से गिरता हुआ फल या किसी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी, ये हमारी क्या है, रेखीय गतियां हैं। अनियमित गति यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है वो हमारी अनियमित गति कहलाती है, जैसे कि फूलों पर मंडराता हुआ भंवरा। दोलनीय गति यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है तो उसे हम दोलनीय गति कहते हैं, जैसे कि झूले की गति, सरल लोलक की गति। वृत्तीय गति यदि कोई वस्तु वृत्त के पथ पर घूमती है या वृत्त के मार्ग में गति करती है तो वह गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे एक पत्थर को किसी रस्सी से बांधकर उसे एक वृत्तीय मार्ग में घुमाना हमारी वृत्तीय गति कहलाती है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, सबसे पहले इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई या दूरी उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। दूरी का मात्रक मीटर है और यह एक अदिश राशि है। विस्थापन किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। ये धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। आइए एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। मान लो दो शहर हैं A और B। इन दोनों शहरों को मिलाने वाली दो सड़कें। एक मार्ग है वो है 50 किलोमीटर का और जो दूसरा मार्ग है वो 70 किलोमीटर का है। अब यदि दो व्यक्ति हैं वो अलग अलग मार्ग से जाएं, एक 50 किलोमीटर वाले मार्ग से जाए और उसके विपरीत दूसरा व्यक्ति 70 किलोमीटर वाले मार्ग से जाए तो दोनों के लिए दूरी अलग अलग होगी। पहले वाले के लिए 50 किलोमीटर दूरी होगी क्योंकि दूसरे वाले ने 70 किलोमीटर तय किया तो उसके लिए 70 किलोमीटर दूरी होगी। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि इनका विस्थापन कितना है तो विस्थापन इन दोनों का समान होगा, वो होगा 50 किलोमीटर। क्योंकि विस्थापन में क्या कहा है, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी, कम से कम दूरी जो होगी, वह उसका विस्थापन कहलाएगा। तो इसका विस्थापन दोनों के लिए क्या है, विस्थापन है 50 किलोमीटर। यदि वह वस्तु उस शहर को वापस आता है या लौट आए तो उसके द्वारा चली गई दूरी तो हो जाएगी दुगनी। 50 किलोमीटर वाला व्यक्ति गया है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगी। 70 किलोमीटर वाले के लिए 170 किलोमीटर, 140 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन इनके लिए दोनों के लिए जो विस्थापन होगा वो हमारा शून्य होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होगा, एक ही जगह पर है, तो उनके बीच की जो दूरी क्या होगी, शून्य होगी। इसलिए
विस्थापन हमारा 0 हो सकता है। ठीक है। त्वरण, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यह एक सदिश राशि है। यह इसका फॉर्मूला है, a बराबर v माइनस u अपॉन टी। यदि त्वरण का मान ऋणात्मक होता है तो वह मंदन कहलाता है। या यह भी कह सकते हैं, जब हमारा अंतिम वेग कम हो और प्रारंभ वेग का मान ज्यादा हो तो हमारा मंदन कहलाता है। प्रारंभ वेग का मान ज्यादा, अंतिम वेग का मान कम तो मंदन कहलाता है। अर्थात त्वरण का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा उस कंडीशन में। न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जा सके। जैसा कि एक उदाहरण लेते हैं, यदि कोई पुस्तक है, बुक है और मेज पर रखी गई है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे या वहां से कोई उसे हटाना ले। दूसरा नियम है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या है? लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे कि क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है, क्यों? इसका कारण होता है, जब खिलाड़ी अपने हाथ को स्थिर रखकर गेंद पकड़ेगा तो उसके हाथ की हथेली पर चोट लगेगी। उससे बचने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की ओर, हथेली को पीछे की ओर कर देता है या पीछे खींचता है, जिससे क्या होता है, समय अधिक होता है, समय बढ़ जाता है और वेग में परिवर्तन क्या होगा, वो कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, आपका जो उसको चोट नहीं लगती, चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। यह इसका संवेग में परिवर्तन का नियम है। इसे हम द्वितीय नियम के कारण कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं तृतीय नियम है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, ऐसे हम फॉर्मूला होता है द्वितीय नियम का, F बराबर ma, और तृतीय नियम है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। इस नियम के अनुसार यदि कोई तैराक तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी भी तैराक को आगे की ओर धकेलता है, जिससे कि तैराक वहां पर तैर पाता है। गति का समीकरण। गति का समीकरण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के गति, न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो लास्ट में जो nवें सेकंड में चली गई दूरी, ये भी आप बेटा याद कर लेना, क्योंकि इसके भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं और इसे भी हम सॉल्व करके बताएंगे। nवें सेकंड में चली गई दूरी Sn बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर a, v, a, u, t क्या है या s क्या है, क्या बोलते हैं इसको, तो वो समझते हैं। u बराबर होता है बेटा प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग, इसे हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं। v बराबर होता है अंतिम वेग, जिसे मीटर पर सेकंड में मापते हैं। a बराबर होता है वस्तु का त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, s बराबर विस्थापन मीटर में और t बराबर समय सेकंड में मापते हैं। यदि एक कार का प्रारंभिक वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 30 सेकंड के उपरांत अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब त्वरण क्या होगा? तो देख लेते हैं प्रश्न में दिया क्या क्या है। प्रश्न में दिया है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 सेकंड के उपरांत, t क्या है? 30 सेकंड, और अंतिम वेग दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अंतिम वेग लिख देंगे v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 30 सेकंड। अब हमको क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर होता क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन बराबर v माइनस u बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 15, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हमने क्या किया,
इसे हमने मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर दिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 का नीचे गुणा कर दिया, 1000 का ऊपर गुणा कर दिया। तो यहाँ पे जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे हम फॉर्मूले में रख देंगे। त्वरण बराबर ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो 12.5 टी कितना है 30, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए बराबर 0.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, त्वरण आ गया। विराम से प्रारंभ ट्रेन का 30 सेकंड के उपरांत वेग ज्ञात कीजिए जिसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। विराम से मतलब उसकी अवस्था कैसी थी, विराम अवस्था थी। तो v बराबर प्रारंभिक वेग, u बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया 0। समय कितना दिया 30 सेकंड, तो समय कितना दे दिया 30 सेकंड। और इसका त्वरण कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि अंतिम वेग निकालना है। क्या निकालना है, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या होता है v। तो v के लिए अब आपका न्यूटन के गति के प्रथम समीकरण लगाएंगे। यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, u का मान 0, a का मान 5 और t का मान 30। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक कार को ब्रेक लगाकर 30 सेकंड में रोका गया। उत्पन्न हुए विलंबन की गणना करें। अब दिया क्या क्या है, पहले तो यह लिख लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, वेग है, की रफ्तार से चल रही है। तो u क्या हो गया इसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रारंभिक वेग को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000/3600 का गुणा कर दिया, तो मीटर पर सेकंड। आप यहाँ पर 5/18 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको और सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसको और सरल करने के लिए 5/18 का भी यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, जिससे यह और सरल हो जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा 25/3। अंतिम वेग, क्योंकि ब्रेक लगाकर कार क्या हो रही है, रुक रही है। आप ब्रेक लगाओगे तो कार क्या होगी, रुक जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा 0 होगा। जो समय कितना लग रहा है 30 सेकंड, तो 30 सेकंड लिख लिया। अब निकालना क्या है, विलंबन निकालना है। विलंबन मतलब मंदन, त्वरण निकालना है। जब हमारा अंतिम वेग कम और प्रारंभिक वेग का मान ज्यादा होता है तो त्वरण का मान माइनस में आता है। तो उस कंडीशन में वहां पर विलंबन कार्य करता है या मंदन कार्य करता है। त्वरण बराबर a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो त्वरण बराबर a बराबर हो गया -0, v की जगह 0 माइनस 25/3/30। जब इसको डिवाइड वगैरह किया, कैलकुलेशन किया, तो माइनस के 0.277 मीटर पर सेकंड उसका यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर। और इसका जो आंसर है मंदन है, मंदन हो रहा है तो मंदन दर्शाएंगे। और कितना आंसर आ जाएगा 0.277 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मंदन में हमेशा नेगेटिव में आएगा त्वरण का मान। और याद रखेंगे जब मंदन होगा तो उस समय पर जो अंतिम वेग होगा वो कम होगा प्रारंभिक वेग से। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग पर आरंभ होती है। तो मीटर पर सेकंड क्या है, वेग का मात्रक है। तो ये क्या है, वेग है। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। एक सीधी रेखा के साथ 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ चलती है। तो त्वरण कितना हो गया बेटा, त्वरण हो गया a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंतिम गति मतलब अंतिम वेग निकालना है तथा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है। तो समय कितना दिया है 5 सेकंड। 5 सेकंड समय दे दिया इन्होंने और ये कह रहे हैं कि इसको अंतिम वेग निकालना है। क्या निकालना है, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग का फॉर्मूला लगा लो, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u का मान 10, a का मान कितना है 4, t का मान 5। तो 5 जैसा वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 चौक 20, 20 और 10 30, तो 30 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। अब निकालना क्या है, 5वें सेकंड में चली गई दूरी।
तो हमने बताया था एस एन बराबर वाला फॉर्मूला। एनवे सेकंड में चली गई दूरी, एस एन बराबर यू प्लस 1/2 ए 2n माइनस 1। तो n का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख लो यहाँ, बराबर कितना है u का मान 10 हो गया, प्लस 1 इंटू 4 इंटू 2n, 2n मतलब 2, 5 माइनस 1/2। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए 9, तो 9 आ गए। 4 का 4 हो गया, 4 एकम 4/2, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18। तो 10 प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटा, 10 प्लस 18 बराबर 28 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 5वें सेकंड में चली गई दूरी 28 मीटर होगी। एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा एक समान मंदन से 5 सेकंड तक चलकर विश्राम अवस्था में आ जाती है। अब इसको ध्यान से समझो इस प्रश्न को। एक गाड़ी है, उसका प्रारंभिक वेग कितना दिया है, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। एक समान मंदन हो रहा है, मतलब अंतिम वेग क्या होगा, कम होगा। तो 5 सेकंड तक चलकर, तो t बराबर कितना हो गया बेटा 5 सेकंड। अब विश्राम अवस्था में आ जाती है, विश्राम अवस्था में आ जाती है मतलब v का मान क्या है 0, v क्या है 0। तो t बराबर 5 सेकंड और v बराबर क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो गाड़ी द्वारा इन 5 सेकंडों में चली गई दूरी क्या होगी। तो बेटा इसको समझेंगे। 5 सेकंडों में चली गई दूरी मतलब s, क्या मान निकालना है s का। तो s बराबर क्या होता है, s बराबर ut प्लस 1/2 at²। अब यहाँ पर हमारे पास a का मान है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, a का मान निकालना होगा। तो a बराबर क्या होगा v माइनस u/t। तो a बराबर निकल के आया यहाँ पर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, मंदन है, माइनस में आया तो या तो मंदन लिखेंगे तो फिर माइनस हट के यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस में त्वरण का वैल्यू हम त्वरण को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at²। अब यहाँ पे हमने जो a का मान रखेंगे -4, तो ये प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। तो s u की जगह 20, t की जगह 5 और माइनस के 4 इंटू 5 का स्क्वायर 2। 2 से यहाँ 4 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 25, 25 दूनी 50, 50/2। 5 25, 25 दूनी 50, तो 50 ही आएगा। 2 से तो काट दिए ना, 50 आया। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है टोटल, अपन इन दोनों को माइनस करेंगे तो s बराबर कितना आया, 50 मीटर आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 50 मीटर। समझ में आया। अब इसका जो 5 सेकंडों में चली गई दूरी, हाँ यही निकालना था। 5 सेकंडों में चली गई दूरी कितना था, 50 मीटर। अगर वो 5वें सेकंड में पूछता तो SN वाला फॉर्मूला लगता। पृथ्वी के गुरुत्व की गति का समीकरण। अब हमने क्या समझे थे, पहले हमने न्यूटन के 3 समीकरण दे दिए थे, लेकिन गुरुत्व, जहां पर गुरुत्व की बात हो तो वो समीकरण थोड़े चेंज हो जाते हैं। जैसे अब जो g लिखा हुआ है, a की जगह g आ गया। v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। लेकिन अब v बराबर जब गुरुत्व की बात हो तो a का मान क्या होगा, g हो जाएगा। v बराबर u प्लस gt आएगा। दूसरा है h बराबर ut प्लस 1/2 gt²। h क्या है, जो विस्थापन था, विस्थापन की जगह अब ऊंचाई आ जाएगी। कितनी ऊंचाई से फेंका जा रहा है, कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, या कितनी ऊंचाई को फेंका, ठीक है। तीसरा समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2gh। u बराबर वस्तु की प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड में, v बराबर वस्तु का अंतिम वेग मीटर पर सेकंड में, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h बराबर ऊंचाई मीटर में होती है, t बराबर समय सेकंड में। अब यहाँ समझते हैं कि जो g का मान है वो कैसे परिवर्तन, वहां a का मान था, मंदन हो रहा था तो क्या हो रहा था, वहां माइनस लगा रहे थे आप। अब यहाँ माइनस कब आएगा, जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो g का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो g का मान धनात्मक, और इसके विपरीत यदि नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो g का मान ऋणात्मक होगा, और g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, अब समझेंगे बेटा,
ये लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम है। और नियम क्या है वो भी समझ लो कि जब दो पिंड m1 और m2, जब दो पिंड हैं यहाँ पर m1 और m2, इनका द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान है m1 और दूसरे का द्रव्यमान है m2 द्रव्यमान है, तो इन दोनों के पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो बल का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी कितनी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब बराबर, और इनके बीच की जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और g यहाँ पर जो है वो नियतांक है। g क्या है? नियतांक है, सर्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? g जो है, g एक अदिश राशि है बेटा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर g का मान बढ़ता जाता है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा की ओर जाने पर g का मान, जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान है, वो बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो वो बढ़ता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान भी घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी पृथ्वी की सतह से, तो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण का मान है वो क्या होगा? घटता जाएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना है पृथ्वी की अपेक्षा? तो 1/6 है। पृथ्वी पे अगर 9.8 है तो उसका 1/6वां भाग चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण तुरंत रहता है। भार व द्रव्यमान में अंतर। यह भार व द्रव्यमान क्या है, इनकी परिभाषाएं समझते हैं। भार, यदि किसी वस्तु के भार उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है। भार का मात्रक न्यूटन है अथवा किलोग्राम भार भी होता है। भार बराबर W बराबर क्या होता है? mg द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण त्वरण। g के कारण वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है और यह एक सदिश राशि है। इसे मापने के लिए स्प्रिंग तुला का उपयोग करते हैं। द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा जो उसमें निहित है वो उसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और यह एक अदिश राशि है। इसे किसी भी स्थान पर ले जाया जाए यह समान रहता है। द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापा जाता है। एक गेंद को 30 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। गेंद को तल तक पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए, जबकि गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें दिया क्या है पहले यह देख लो। एक गेंद को 30 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है। जब किसी गेंद को ऊंचाई से गिरा रहे हो तो वहां पर उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा। तो u बराबर क्या हो गया? 0। अब गेंद को कितनी मीटर ऊंचाई से गिरा रहा है? 30। तो h बराबर कितना हो गया? 30 मीटर। और गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो t का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? t का। तो फॉर्मूला लगा देंगे h वाला। h बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, या ये लगा दो h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। h का मान कितना है? 30। तो h की जगह 30 रखा, u की जगह 0, t की जगह कुछ भी नहीं है, t का मान तो निकालना ही है। तो 1/2 g की जगह 9.8 इंटू टी स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 4.9। यहाँ से 4.9 को नीचे ले जाएंगे तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 30/4.9। तो t बराबर हो गया √6.122। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब t बराबर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.47 सेकेंड, 2.47 सेकेंड। t का मान आ गया यहाँ पे। ठीक है, यही निकालना था कि इतने सेकंड में वह तल को छू जाएगी। जो वस्तु है, जो गेंद है, वो तल को कितने सेकंड में छुएगी? वह 2.47 सेकंड में उसको छू लेगी तल को।
कोणीय वेग को समझते हैं। कोणीय वेग से भी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। कोणीय वेग क्या है, रेखीय वेग क्या है, और इसे हम आरपीएम में बदलना है या किस तरीके से, उसको हम समझते हैं। समय के सापेक्ष वेग का मतलब क्या है? जब रेखीय वेग की बात चल रही तो विस्थापन का था। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कह लेते हैं हम? आप वेग कहते थे। विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम? वेग कहलाता है। उसी प्रकार समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर, जब आप कोणीय विस्थापन की जो दर है उसे हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहेंगे। जैसे कि ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, और रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में बदलना, इसका एक फॉर्मूला भी है कि ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, ये एक फॉर्मूला है। और वेग बराबर होता है विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। जो रेखीय वेग है वो है विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसको कहेंगे? विस्थापन की दर को वेग। और कोणीय वेग में कोणीय विस्थापन की दर को, वहां पे हम रेखीय विस्थापन दर था, यहाँ पर कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग और रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। और इनका जो संबंध है वो है ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। आर यहाँ पे त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या। वी यहाँ पे रेखीय वेग और ओमेगा यहाँ पर है वो है कोणीय वेग। कोणीय वेग को आरपीएम में बदलना, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, यह फॉर्मूला होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। अभी एक प्रश्न इसका सॉल्व कराएंगे तो जिसमें हम रेखीय वेग और कोणीय वेग दोनों को कंबाइन करके बताएंगे। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। सिंपल सा हो गया। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? ओमेगा बटे टी। अब ये प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है 125 सेंटीमीटर व्यास का पहिया 20 चक्र प्रति मिनट से घूम रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करना है। अब 125 सेंटीमीटर व्यास, तो d बराबर क्या हो गया? 125 सेंटीमीटर। तो d व्यास होता है तो इसे हम 2r बोल सकते हैं, त्रिज्या का दुगुना। तो 2r बराबर कितना हो गया? 125 सेंटीमीटर हो गया। n बराबर कितना दिया इन्होंने? 20 आरपीएम दिया है। ठीक है। अब निकालना क्या है? निकालना है रेखीय गति v का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? v का। तो इन दोनों में संबंध देखो, ये हमने आपको बताया था। अगर n की वैल्यू दी है तो समय हमारा कोणीय जो वेग होगा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई n, और कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे त्रिज्या होती है। अब ये जो w है, ओमेगा है, ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं आप? v अपॉन आर लिख सकते हैं। जो कोणीय जो त्वरण था, कोणीय वेग की जगह आप रेखीय वेग बटे त्रिज्या लिख दी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? v अपॉन आर। तो r का मान इधर चला जाएगा, तो v का मान कितना हो गया? 2 पाई आर एन। पाई का मान कितना है? v बराबर पाई का मान रख दिया 3.14, और जो 2r का मान है वो कितना लिख दिया? 125। तो यहाँ पे 2r बराबर क्या होता है? व्यास होता है। उसका d का मान होता है, तो कितना है? 125। तो 125 लिखा, इंटू क्या किया? 20 कर दिया। n का मान 20 है, तो v का मान कितना आया? 7850 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति मिनट में आया। हमें निकालना क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो आप मीटर में चेंज करो। मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे। देखो समझो, मीटर में चेंज किया तो किसका? 100 का। फिर उसके बाद हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड किया। अब इसके विपरीत आपको मिनट को सेकंड में चेंज करना, मिनट को हावर में चेंज करना है, तो 60 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से निकल के आया 4.71 किलोमीटर प्रति हावर, जिसका मान निकल के आ गया। अगर आपको इस यूनिट से संबंधित अन्य कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आप हमारी ईमेल आईडी पे उस प्रश्न को मेल कर सकते हैं हमसे, और हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। अगर आपको इसी प्रकार के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपकी थ्योरी से संबंधित हैं, वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित हैं, उन्हें आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन बैंक का एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही आप वहाँ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारा
जो आज हमने पढ़ाया है वो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक यही जानकारी पहुंचे। थैंक यू।